एवन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या फिर इंटर का हो, चाहे आप 9th के हो या 8th क्लास के हो, सब में ये ग्रामर आपको काम आते हैं। तो ये दरअसल किसी एक क्लास का ना होकर सब क्लास का होता है, अतः आपके एग्ज़ाम में ये निर्णायक साबित होते हैं। 15 से 20 नंबर प्रश्न आपके मैट्रिक में भी पूछे जाते हैं और इंटर में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावे विभिन्न जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसको जो है इससे संबंधित सवाल जो है पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज से पहला जो इसका चैप्टर है वर्ण विचार यानी वर्ण का परिचय हम कराएंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा ग्रामर से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी चैप्टरों को आपको बारी बारी हम क्या करेंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार यानी वर्ण परिचय। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यहाँ समझेंगे और आप साथ साथ देखेंगे कि इसको जो है आप नोट भी करेंगे। आपको जो है अब दोबारा ये चैप्टर हम नहीं पढ़ाएंगे और इसके बाद जो भी चैप्टर है सिलसिलेवार हम हिंदी व्याकरण से संबंधित सब के सब आपके लिए पर डे हम ला दे रहे हैं और आप जो है इसको समझकर क्या करेंगे, अपना एक फेयर का रूप दे देंगे ताकि जो है बार बार आपको यहाँ वहाँ देखना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वर्ण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न आ जाता है इसमें, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे क ये हलंत है, इसमें से जो है स्वर हट गया है। ख हलंत के मतलब क्या होता है, इसमें से स्वर निकल गया है। ग च इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये तो आपके वर्ण हैं जिसके हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं तो ये पानी क्या है, शब्द है। पानी क्या है, शब्द के खंड या टुकड़े हो सकते हैं जबकि वर्ण के नहीं हो सकते हैं। जैसे पानी जो है दो पदों से बना है, दो शब्दों से, वर्णों से बना है, तो पा और नी पानी हो गया। लेकिन पानी भी टूट जाएगा, प आ प्लस आ हो गया, नी में न आ प्लस दीर्घाई हो जाएगा। यहाँ से प में हलंत के मतलब होता है उसमें से स्वर जो है हट गया है। स्वर क्या है, उसमें से गायब है, यानी व्यंजन फॉर्म में प है, ये भी व्यंजन फॉर्म में है। ये आ क्या हो गया, स्वर हो गया, तब प आ प्लस आ क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। न प्लस दीर्घाई, न में दीर्घिन हो जाएगा। उसी प्रकार राम शब्द को तोड़ेंगे तो ये कई ध्वनियों में टूट जाएंगे। जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो रा का हुआ र प्लस आ, म का टूट गया म प्लस अ। ऐसे ही तो शब्दों के खंड या टुकड़े हम लोग कर सकते हैं जबकि वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। वर्ण जो होता है हमारी उच्चारित भाषा, यानी हम लोग जो उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं, यानी जो वाणी हम लोग का होता है, वह जो होता है यानी उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो आप जो है वर्ण का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के माला, जैसे फूल के माला को फूल माला कहते हैं, उस मोतियों के माला को मोती माला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को जो है, ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। देखिएगा, हिंदी ग्रामर में जो है वर्णों की संख्या, हिंदी ग्रामर में वर्णों की संख्या जो है 48 होती है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 48। किसी बुक में जो है 52 भी लिखा जाता है। किसी बुक में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्णों की संख्या 52। और उसमें कौन कौन शामिल कर लिया रहता है, उसमें जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र शामिल जो है कर लेने से आपके वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। चूँकि वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं छ जो होता है क और मूर्धन्य स के मिलने से क्या बनता है, छ बनता है। त्र जो मिलता होता है त और र के मिलने से होता है त्र। ज्ञ जो होता है ज और य के मिलने से क्या होता है, ज्ञ।
जबकि स्र जो होता है तल्लवे स और र के मिलने से क्या होता है स्र। चूँकि ये दो खंड में है इसीलिए इस परिभाषा के हिसाब से इनको वर्ण में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी किसी किताब में शामिल करके 48 + 4 जोड़ के बताएगा आपको टोटल वर्णों की संख्या कितनी 52। तो यहाँ पे ऐसे असल में कहा जाए तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं 48 वर्ण होते हैं। इनको जो है संयुक्त व्यंजन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है संयुक्त व्यंजन। चूँकि ये संयुक्त रूप से है, दो रूप में है ना, दो स्र किससे बना है तल्लावे स और र से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पहले हम लोग 48 पूरा लेते हैं कैसे कैसे जो है 48 को वर्ण पूर रहा है। तो स्वर में जो है अ से लेकर औ तक अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ, ये कितने हो गए 11 हो गए, 11 हो जाएंगे। तो यहाँ से 11 को ले लीजिए, जोड़ कर देखिए पूरा ये 48 पूर रहा है कि नहीं। तो लीजिए यहाँ से हमने ले लिया 11 को। उसके बाद व्यंजन जो होते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये सब के सब 5 5 है, इस प्रकार 50 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। यहाँ से अंतस्थ जो है अंतस्थ व्यंजन, ये सब व्यंजन ही है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं य र ल व, यानी 4 हो गए। और उसमें भी ये सब क्या है उसमें तलावे स मूर्धनी स दंटे स और ह, तो 4 गो ये हो गया। और द्विगुण व्यंजन में अंग और ढ, अंग और ढ हो जाएगा तो कितने हो गए 4 4 8 2 10 यहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावे अनुस्वार 1 हो जाएगा, विसर्ग 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो गया 2। इसको जोड़िए 5 2 7 1 8 हो गया और 2 1 3 1 4। इस प्रकार से आपके 48 वर्ण जो है पूर जा रहे हैं। तो आप यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेंगे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 11 हो जाएगा। व्यंजन जो होता है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये दरअसल स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं इनमें कौन स्पर्श व्यंजन है, तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन में होता है य र ल और व। कैसे ध्यान रखेंगे अंतस्थ अ और य लगभग बोलने में सेम ही लग रहा है, चूँकि दोनों सेम है नहीं। तो अंतस्थ और अंतस्थ को य से सेटिंग कीजिए, अंतस्थ य, तो य से जैसे शुरू करेंगे तो आप उसके लगातार ही बढ़ जाएंगे। तो य अंतस्थ य, तो य र ल व, ये चारों के चार क्या हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जबकि उसमें मूर्धन स है, स शुरुआत कर रहा है, उसमें में स आ गया ना, स वाला उसमें होता है, स वाला क्या होता है उसमें व्यंजन होता है। तो तल्लवे स मूर्धन्य स दंती स और साथ साथ में ह को भी ले लिया जाता है उसमें व्यंजन में। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन में अंग और ढ आ जाते हैं। इसमें जो टवर्ग में आएंगे इसमें बूंदी नहीं होगा, बल्कि यहाँ बूंदी वाला है, अतः दोनों में अंतर हो जाएगा। अनुस्वार ये हो गया, आपका विसर्ग हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल वर्ण हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ण के प्रकार। देखिएगा वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण हम लोग देख लेते हैं। स्वर को जो है इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग भवेल। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। स्वर जो होता है किसी का मदद नहीं लेता है, स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है। यानी स्वर उन वर्णों का आप लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख लेंगे स्वर, जैसे हम लिखे वैसे ही आप टॉपिक वाइज करके लिख सकते हैं। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण का डिफिनेशन यहाँ से हो जाएगा, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में यानी बोलने में जो है किसी दूसरे का हेल्प नहीं लिया जाता है, जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होती है। जबकि व्यंजन वर्ण में हम लोग स्वर के सहायता लेकर ही बोलते हैं, बिना स्वर के हेल्प से हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। यहाँ से देखेंगे स्वर वर्ण जो होता है दो प्रकार के होता है। स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आ जाएंगे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए और ओ। जबकि संयुक्त मतलब सम्मिलित, तो संयुक्त स्वर में आय और औ आता है। आय जो होता है अ और ए के मिलने से होता है आय, जबकि औ जो होता है अ और ओ के मिलने से होता है। तो ये आपके हो गए। इसके आगे हम लोग अभी जस्ट पढ़ा देते हैं आपको व्यंजन वर्ण कौन कौन है और उसका डिफिनीशन के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं
मूल स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। उसमें कौन प्रकार हो जाएगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में अ, हर्षई, हर्षौ और री आ जाएगा। देखिएगा इसके उच्चारण में जो है कम समय लगता है, जबकि दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर वो कौन कौन होता है, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए और ऐ, ओ, औ। इसके उच्चारण में जो है हर्ष स्वर की तुलना में जो है दुगुना समय लगता है। तो आप यहाँ देख लेंगे स्वर का जो बताए हैं मूल स्वर और संयुक्त स्वर, उसमें मूल स्वर जो है दो प्रकार के हो गए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। देख लीजिए कौन कौन हर्ष स्वर हो जाएगा और कौन दीर्घ स्वर, ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जब तक स्वर का सहायता नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जबकि वर्ण जो होता है किसी का हेल्प न, जबकि स्वर जो होता है, वर्ण कह रहे हैं, जबकि स्वर जो होता है किसी का हेल्प नहीं लेता। वो देखिएगा यहाँ से, तो व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड जो भी है ये सब के सब क्या है, आपका व्यंजन हो जाएगा। इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे क जो हम लोग देखते हैं क, तो क में जो है स्वर का हेल्प लिया गया है तब ये बोला गया है। ये हलंत लगाने का मतलब है इसमें स्वर हट गया है। तो हलंत क और अ मिल के क्या होता है, पूर्ण रूप से क। उसी तरह का के सोचेंगे तो क प्लस आ बराबर होता है का। तो का में क आपका जो हो गया ये आपका व्यंजन हो जाएगा, जबकि आ क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। ऐसे ही ख और की के अगर समझना हो तो क प्लस हर्षई, तो ये स्वर के मदद से ही बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार पर हम लोग विचार करेंगे। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपको आ जाएंगे 25 गो। कौन कौन, कवर्ग क से लेकर अंग तक, चवर्ग च से लेकर यहाँ तक, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी उसके तहत जो भी होते हैं पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये इसमें आ जाएगा, तो 5 पचे क्या आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ य, अंतस्थ य से शुरुआत हो जाएगा। तो य, र, ल, व ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। जबकि तीसरा हो जाएगा उष्म व्यंजन। तो उष्म में स आया है, बीच में देखिए उष्म है, और बीच में यहाँ भी मूर्धन स वाला फैमिली है ये। तो तलावे स, मूर्धने स, दंडी स, ह, ये जो होंगे उष्म व्यंजन के प्रकार हो जाएंगे। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछ सकता है कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन स्पर्श व्यंजन है। तो आप इसको ध्यान रखते हैं सबको, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वर्णों का जो है उच्चारण स्थान अब जो बच रहा है उसको अगले वीडियो में जो है हम करा देंगे। छोटा सा टॉपिक है कि कहाँ कौन वर्ण जो है कंठ से, जीभ से, तालु से, दांत से, मूर्धा से कौन कहाँ कहाँ से बोला जाता है, आपके एग्ज़ाम में जो है उससे भी टॉपिक मतलब बना रहता है, प्रश्न बना रहता है। तो हम लोग ये हो गया। इसके बाद जो भी चैप्टर है धीरे धीरे आपको उपलब्ध करा देंगे। ये ग्रामर का बेसिक फॉर्म है, बेसिक रूप है। शुरुआत हम लोग यहीं से किए हैं ताकि आगे भी जो भी होगा उसमें इसका यूज होते जाएगा और हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।